बोलता है गाय भाग भाग के क्यों आती है इतना चर के आने के बाद में। स्कूल के नज़दीक जाके जैसा बच्चा दौड़ता है घर के नज़दीक जाके, तो भागता है स्कूल। हाँ ये जब जम जाएगी जब देखने का रहता है इसका, और बड़ा मुश्किल रहता है, जाती नहीं है बछड़े को छोके ना। तो ऐसी धार अपने आप से नहीं करनी, हाँ लेके जाता है। जो लेके जाता है। वहाँ जाएगा नहीं। हर तुम कल घंटों का पूछ रहे थे ना, घंटे वंटों के बारे में। घंटे जो है किस जानवर को क्या करता है? हाँ हाँ इस तरह के अपने पास में ये जो घंटे वंटे जो सारी चीज़ें बनी हैं, कितनी तरह के घंटे बने हैं? हाँ? एक तो होता है गज्जा, जिसके रूप में गज्जा बोलते हैं, और उसके बाद होता है मुआ, उसके बाद होता है घुंघरू। हाँ? तो फिर होता है घंटा, घंटी होती है, फिर घंटा होता है, ये सब है ना। तो जहाँ बहुत लोग मिलकर के नृत्य करते हैं, वहाँ जो बांधा जाता है पैरों में वो है गज्जा। तो बहुत छोटा होता है, इसकी आवाज़ बहुत कोमल होती है ना। जहाँ एक या दो लोग नाच रहे हैं, उनके पैरों में होता है मुआ, घुंघरू जिसको बोला जाता है, वो गज्जा से बड़ा होता है। यहाँ 20-30 लोग अगर वो घुंघरू बांध लेंगे तो बड़ी भयंकर आवाज़ आएगी। 20-30 लोग जो घुंघरू बांधते हैं उसकी इतनी कोमल आवाज़ होती है करके, वो आवाज़ करती है। और फिर मुआ, 2-3 लोग जहाँ नृत्य कर रहे हैं, भरतनाट्यम हो रहा है, तो पैरों में मुआ बांध, गज्जा नहीं। तो और उसके बाद है घंटी, घुंघरू, घुंघरू, घुंघरू के बाद में फिर घंटी, घंटा, ये सब। तो पहले तो ये बनता था जैसे शिवालय का घंटा है या वैष्णव आलय का घंटा है, तो ये जो घंटे होते थे इनकी आवाज़ें अलग अलग होती। शिवालय का घंटा है शिवा का नाद देना है, और वैष्णव आलय का घंटा है वो ओंकार का नाद देता है, ओम, उसमें ओंकार का नाद आता है। अब चर्च का जो घंटा बनता है इसका प्रोपोर्शन अलग है, क्योंकि ये बहुत उदास आवाज़ होती है चर्च के घंटे। कोई मर वर जाए तो बचता है टंग टंग, वो उदासता का वातावरण, उदासीनता का वातावरण पैदा करता है वो घंटा, उसका उसकी आवाज़ वो प्रोपोर्शन अलग है पूरा। और विष्णु आलयों के घंटे में से ओंकार का नाद है, ये पूरे प्रोपोर्शन होते थे। हम लोग एक ऐसे आदमी को देखे हैं जो घंटे बनाने वाला खसार था हरसिंह,
वो बेचारा सड़ा गला बैठा हुआ था बड़ा गुस्से में, वो कंगाली की हालत। वो बैठे बातें कर रहे हैं तो बड़ा गुस्से में है वो, सब काम हम इतने हुनरमंद रह करके भी बेकार हो गए, यूँ क्यों। तो एक टीचर आया उसके पास में, तो उसको बोलता है कि मेरे को 1 घंटा चाहिए। ठीक है 140 रुपये में बना देता हूँ घंटा, इतना बड़ा घंटा। तो कितनी देर का नाद चाहिए और कितनी देर का नाद तू और तू जितनी देर का बोले उतनी देर का नाद पैदा कर दें इसमें। तो घंटे को जब बजाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट या आधा मिनट उसका नाद होता है जो आवाज़ गूंजती है। तो वो 2 मिनट का 3 मिनट का, हाँ तो क्या है उसमें। तो वो घंटा बनाया, वो बनाने के बाद में जब उसका नाद किया तो उसकी आवाज़ गूंजती रही। वो 1.5 मिनट तक तो आवाज़ आते रही, उसके बाद बंद हो गई। तो ये बोला कि मैंने तुमको तो 2 मिनट तक नाद आएगा करके बताए थे। वो बोले मैं बताता ना, तेरे को सुना ही नहीं आता है तो कोई क्या करे। तो वो घंटा बजाया और उसको धागा पकड़ा, तो उस धागे में 2 मिनट तक पूरा कंपन रहा, कंपन। इतना मास्टर आदमी था, प्रोपोर्शन वो जानता था घंटों के प्रोपोर्शन। घंटे में जो नाद है ये किस पर निर्भर करता है? मोटाई पर, धातु पर, वो जो गोलाई है क्या चीज़ है? ये सारी चीज़ों पर ही, मोटाई गोलाई। अब ये अनुभव वाली चीज़ें हैं यार, तो ये बनाते समय तुमको अनुभव लेना पड़ेगा। हाँ, इसका हम हमारी किसी भी विद्या का पैमाना कायम नहीं कर सकते। ये है ना, धातु की ढलाई का पैमाना तुम कायम कर सकते हो, ना मिट्टी के काम का, ना किसी काम का भी। ये हिंदुस्तान में ये बहुत मुश्किल है। हम पैमाना बना करके रख डालेंगे, क्योंकि वो जो भी काम हुआ है लोकल मटेरियल से हुआ है। हर जगह वही मिट्टी है, हर जगह वही धान का भूसा है, हर जगह वही सारी चीज़ें, मगर हर जगह की मिट्टी के गुण अलग है, तो उसमें प्रोपोर्शन अलग अलग हो जाते हैं। अब यहाँ की मिट्टी है, यहाँ की मिट्टी में कम धान का भूसा मिलेगा, गुजरात की मिट्टी है, गुजरात की मिट्टी में ज़्यादा भूसा मिलेगा। वो तो जो अनुभव करता है, हाथ अनुभव करता है, वो है उसमें। हाथ अनुभव करना है, ठीक है अभी मिट्टी काबिल हो गई है, उसको हम लिख नहीं पाएंगे। अगर माप तोड़ करके लिख डालेंगे तो दूसरी जगह पे वो गड़बड़ हो जाती है पूरी, तो सारी गड़बड़ हो जाती है। इसलिए अपने पास में ये सारी चीज़ों के शास्त्र नहीं बन पाए इतनी गहराई से, वो मुश्किल है, क्योंकि ये सब चीज़ें अनुभव पर अनुभव लेना होता है। वेद और विद्या ये गुरु के पास जाकर के नहीं, गुरु के साथ सीखना होता है। जब वेद पढ़ाया जाता था तो वेद पढ़ाने वाला ये नहीं बोलता था कि मैं फलाने को वेद पढ़ाया हूँ, और वो ये नहीं बोलता था कि मैं फलाने से वेद पढ़ा हूँ ना, मैं फलाने के साथ वेद पढ़ा। सिखाने वाला भी साथ की बात करता था, पढ़ने वाला भी साथ की ही बात करता था, क्योंकि वो साथ में ही सीखा जाता है। वो ये नहीं कि कुछ लिखा हुआ है और तुम पढ़ लो, ऐसा नहीं होता है, वो साथ की बात है। तो ये हमारी जितनी कलाएं हैं ये सब साथ वाली बात है, साथ में रह के। तुम उसकी थ्योरी पढ़ करके या देख के भी नहीं कर पाओगे, उसके अपने बहुत सारे अनुभव होते हैं, स्पर्श के अनुभव होते हैं, गंध के अनुभव होते हैं, सुगंध के अनुभव होते हैं, गंध के अनुभव होते हैं, ये सब अनुभव लेना पड़ता है। अब जब हम इमली के बीज पकाते हैं, अगर मैं बोल दूं ऐसी ऐसी आवाज़ आने के बाद, ऐसा होने के बाद वो पक गया समझ लो, मगर उसमें से जो गंध आती है कि ये गंध आने पर ये पक गया पूरा, उसको हम कैसे लिखेंगे? वो तो तुमको अपने उस्ताद के साथ रह करके वो अनुभव लेना होता है कि ठीक है हाँ ऐसी गंध आने पर ये पक गया है, हाँ ऐसा। कुछ चीज़ें लिख पाएंगे
जहाँ फिर ऐसे अनुभव करने वाली बात आ जाती है, वहाँ उसका कोई प्रपोर्शन प्रमाण बैठता नहीं है ना। तो ऐसा अपनी बात में बहुत जो अनुभव पर ही ये होता है पूरा का पूरा। अब ये जैसे क्या होता है, कुम्हार लोग भट्टी लगाते हैं, भट्टी लगाते तो ये पट्टे ऐसा मट्टी को ऐसे हवा में उड़ाते, मट्टी कैसे गिर रही है वो देखते, तो वो हवा के दबाव को पहचानते या शाम तक भट्टी लगने के तक कैसा वातावरण हो जाएगा, लगाना या नहीं लगाना, ये देख करके वो उसको देख करके भट्टी लगाता है। अब वो चीज़ हम लिखेंगे कैसे? या तो वैज्ञानिक जैसा आदमी हो तो वो तो लिखे, है ना, वो कहाँ कहाँ से भी उसके पैमाने निकालेगा। आम जन सामान्य तो ऐसा नहीं, आम जन सामान्य ऐसा होने से तो लगा सकते हैं, क्योंकि वो फिर भट्टी लगाता है तो आज तक क्या है कि चूल्हे की आग से गांव जला है ये सुनने में आता है, मगर कुम्हार के आवे से गांव जला है ये कभी सुनने में नहीं आया। बड़े से बड़ा तूफान आ जाए उसकी भट्टी में से आग बाहर नहीं जाती है। उनको बड़ा गर्व है उस बात का कि आग तो हमारे वश में है, हमारी भट्टी में से आग नहीं निकल सकती बाहर कभी, बड़े से बड़ा तूफान आ जाए इससे आग बाहर नहीं जाएगी। तो इस बात को लेकर काफ़ी ये रहते हैं कि आग हमारे वश में है। हाँ, हम जानते हैं आपको वश में करना कैसे। तो भट्टी लगाने का जो पूरा ढंग है, वो जो पूरी इंजीनियरिंग है, वो लोग ये बड़े अच्छे से दिशाओं को देख करके, उसको देख के, इसको देख के करते हैं, मगर बोल नहीं पाएंगे बेचारे। दिल्ली IIT में प्रोग्राम था तो कोई आ गए कुछ वैज्ञानिक जैसे लोग आके वे कुम्हार से पूछ रहे हैं कि ये मिट्टी का घड़ा जल के लाल क्यों हो गया, क्या इसमें ये हुआ है बताओ। वो क्या बताएगा बेचारा, उसको इतना मालूम है कि जल के लाल होगा, कैसे लाल हुआ ये बता, ये नहीं जानते हैं तो तुम क्या जानते हो। अरे मैं वहाँ खड़ा था, मैं वैज्ञानिक तुम हो, ये जो है क्या, तुम बताओ क्यों होता है, इतनी बड़ी पढ़ाई पढ़े हो, तुम बताओ, तुम अपने आप को वैज्ञानिक मानते हो, बताओ क्यों लाल होता है बेचारे, तो समझाओ ना कि ये प्रक्रिया होती है उससे ये लाल हो जाता है। वो बेचारा ये कैसे जानेगा, ये इतना ही जानता है कि जल के लाल हो जाता है, यही बहुत बड़ी चीज़ है उसके लिए। और वो ये जानता है कि किस चीज़ के लिए किस बर्तन को कितना पकाना है, कितने कवेरू के लिए क्या टेम्परेचर चाहिए, या मटके के लिए क्या टेम्परेचर चाहिए, या कुल्हड़ के लिए क्या टेम्परेचर होना है, वो जानता है। कवेरू को कुछ सालों तक रहना है ना। अब जो बुद्ध के जो दांत बाल रखे गए स्तूपों के अंदर में कैसा रखे हैं, पहले सोने की डब्बी में दांत, उसके ऊपर चांदी की डब्बी, उसके ऊपर तांबे के बाद लोहे की डब्बी, और उसके बाद मिट्टी की, ये सब एक के अंदर एक डाल के क्या करके वो डाल गए। तो कोई भी धातु बहुत जल्दी मिट्टी में मिल जाएगी, है ना, मगर मिट्टी जलने के बाद फिर मिट्टी में मिलती नहीं है, वो तो हजारों सालों के लिए रह जाए। तो वो हजारों सालों के लिए रखना है तो उसके टेम्परेचर को ही लोग जानते हैं, और सभी चीज़ों को वही टेम्परेचर में जला के रखते हैं। तो आज अभी तक तो जहाँ तहाँ पहाड़ के पहाड़ बने हुए रहते हैं मिट्टी के मटके बर्तनों के, है ना, नहीं दिखते हैं तो कहीं। इतना कुल्हड़ इस्तेमाल होता है, बनारस से लेके दिल्ली से लेके बनारस तक में पहाड़ होना चाहिए कुल्हड़ों के, तो उसको इतने कम टेम्परेचर में जलाते हैं कि वो कुछ ही महीनों में फिर मिट्टी बन जाती है। हम यही कुछ दिन पहले भी बात कर रहे थे, वो गणेश को बहाते हैं ना, तो वही बात कर रहे थे कि इतने सारे गणेश पानी में चले जाते हैं, तो कितना समय लेते हैं कि वो वापस से पानी में घुल जाएं। ये भी उनको पता होता है कि किस तरीके से बनाना है।
नहीं, यहाँ तक मिट्टी का है, मिट्टी तो तुरंत, मिट्टी को तो बहुत समय भी नहीं लगता है, गीली मिट्टी है तो मिनटों में। अब ये जो प्लास्टर जैसी सारी चीज़ें आ गई है, ये गड़बड़ वाली बात हो गई, ये बड़ी घुलती नहीं है। ये जो रंग इसके ऊपर में लग रहे हैं, ये बड़ी खतरनाक वाली बात है। बाकी जब प्राकृतिक रंग लगते थे उसका तो कुछ ये नहीं, वो तो बड़ी तुरंत गियर कवर हो जाते थे। हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस के गणेश बन गए, और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस कुछ महीनों सालों तक घुलता नहीं है, उसमें लोहा होता है। मिट्टी वाले गणेशों में घास फूस होगा, इसमें लोहा होता है, लोहा तो रहेगा। मगर गणेश का हमारे पास में जैसे रहा है, ये जो अभी गणेश चौथ चल रही है, ये तो लोकमान्य तिलक का चालू किया है ना। मगर ये इसके पहले भी होता था ना गणेश को, गणेश के नवरात्र इसके पहले भी होते थे। तो उसके पहले जो गणेश के नवरात्र होते थे, तो उसमें तो ये था कि कच्ची मिट्टी का गणेश बनाया हो या मिट्टी का गणेश होता, 9-10 दिन पूजा वजा कर करा करके उसको फिर तालाब में या नदी में विसर्जन करने जाना है। जब उसको तालाब में विसर्जन करने जाते थे, ये हमारे बचपन तक चला है, तो उसके साथ जितने लोग जाते थे, सब लोग अपने घर से या तो थाल या सूप या टोकरा लेकर के जाते थे। वो जा करके गणेश विसर्जन करने के बाद ये सब लोग उस तालाब की मिट्टी लेके आना है घरों पे। वो अभी भी करते हैं, बट वो जैसे भी समुद्र में लेके जाते हैं, थोड़ी सी वहाँ की रेत लेके आ जाते हैं। बट पहले तो आई थिंक वही उसी टाइम धुल जाता होगा, ऐसे कुछ होता होगा। तो ये जो है कि जितनी मिट्टी तुम उसमें डाले हो, उससे 10 गुना मिट्टी निकालो। वो हमारा श्रमदान का एक ढंग रहा है तालाबों की सफाइयों का। तालाब की सफाइयों के हमारे पास बहुत ढंग रहे हैं। तालाब बनाना अपने आप में बड़ा एक जबरदस्त त्योहार जैसा कार्यक्रम रहा है ना, बहुत त्योहार जैसा कार्यक्रम रहा। जब गांव में अनाज बढ़ जाता तो बटने के बाद ये लोग क्या करते थे कि सब लोग गांव को एक हिस्सा देते थे जो गांव का माना जाता था, और वो धान्य होता था, वो अनाज होता था, वो धन होता था विकलांगों के लिए, विधवाओं के लिए, विद्वानों के लिए वो होता था। इसमें कोई विकलांग है उसकी व्यवस्था, विधवा है उसकी व्यवस्था, कोई विद्वान है उसकी व्यवस्था, या कोई फिर संगीतकार है, संगीत का विद्वान है, किसी भी कला का विद्वान हो, उसका पोषण तो चाहिए, तो उसके लिए रखा जाता था वो आना। या बस्ती में कोई विद्वान आ जाए, उसका लेक्चर रखना है, प्रोग्राम रखना है, तो उसको जो देना है वो फिर गांव की ओर से होता था। तो वो गांव का पूरा एक हिस्सा होता था जो विद्वानों के लिए, विधवाओं के लिए, विकलांगों के लिए एक हिस्सा कायम रहता था गाँव में। तो ये देखते थे साल के बाद ये जो बच जाता था, ये फिर देखते थे कि कितना अनाज हमारे गांव के पास है। अगर 3000 लोग 3 महीने खा करके काम कर सकते हैं, इतना अनाज हमारे पास है, तो उस समय आसपास के गांव के लोगों को बुलावा जाता था कि आ जाओ तालाब खोदना है। तो सब लोग अपने अपने जो भी साधन होते वो लेकर के आ जाते, तो भोजन होता, खाना पड़ता, खाते और काम करते, तालाब बना। तो तालाब बनाने वाली जो जातियाँ हैं, उसमें जो गणेश था ये कोली है। ये कोली समाज पहले तालाब की इंजीनियरिंग इनके हाथ में थी। तालाब में कोलियों के, वोड़ लोगों के, नामधारी ब्राह्मण थे जो सारे शरीर पे गुदना गुदवाते थे, राम 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 करके, तो वो ब्राह्मण थे, उनका भी तालाब का ही निर्माण काम था। तालाब की वास्तु पूजा है, वास्तु शांति है, तालाब के निर्माण के ऊपर में काफ़ी किताबें संस्कृत में पांडुलिपियाँ मिल जाती है। अभी भुजंग को मिली थी, देखो यहाँ से ढूंढ के लाया था बेटा भुजंग
वो बता रहा था गुरुजी देखो तालाब और कुआं कैसा बनाना है, उसके ऊपर किताब मिल गई संस्कृत में छोटी सी। वो लेके आया वो हैं? बाहर पे तो वो तो उस समय फिर ये सारे लोग मिल करके तालाब इंजीनियर जैसे लोगों को बुलावा जाता था कि उसकी कूनी कहाँ बनना है, उसका हाथ कहाँ होना है। वो पूरा इस शरीर को लेके चलता था कि पानी जैसे आएगा तो सीधा एकदम प्रेशर नहीं होना है, तो उसके लिए कूनी कहाँ बनना है, कैसे आएगा, कहाँ लगेगा, तो कौन सा हाथ उसको रोकना है, कैसे हाथ से रोका जाए, ये सब ये शरीर का हिसाब चलता था उसमें भी और बहुत कुछ। हाँ तो वो तालाब बन गया, तालाब हो जाता है 2-4 महीने में। फिर बाद में जैसे ही बारिश चालू होती है तो 1 महीने का उस तालाब के त्योहार मनाया जाता, यात्रा यज्ञ होते थे, खूब लोग इकट्ठा होते थे जो 24 घंटे तालाब की प्रदक्षिणा करते थे, बांस लेकर खूब ढोल ढमक्का बजाते हुए, नाचते हुए, कूदते हुए, बांस लेके कहीं चूहा सुराख कर दिया, कहीं कुछ है, तो उसको दबाने के लिए अब उसकी प्रदक्षिणा चलती थी, चलता था खूब प्रदक्षिणा, पानी आते जाता था, प्रदक्षिणा चलते जाते थे। और जब भर जाता था तो उसके बाद हर घर का कोई ना कोई जलचर है, कुछ घरों के जलचर है, कुछ घरों के पक्षी है जो देवता माने जाते हैं। किसी का मछली, किसी का कछुआ, किसी का मगर, किसी का खेकड़ा, जलचर ऐसे हर घर के बटे हुए हैं ये सब पशु पक्षी पूरे। तो वो जिस घर का किसी घर का खेकड़ा है, किसी घर का कछुआ है, तो वो अपने अपने घर के उस जीव को सोने से श्रृंगार करके या जैसा भी श्रृंगार वो कर सकता है करके पानी में छूटते, पानी में छूटते। और जहाँ से पानी आता है तालाब में उसकी सीमाएं कायम होती हैं, क्योंकि उस सीमा में कोई भी चप्पल पहन के नहीं जा सकता। और उस सीमा में निर्मली के वृक्ष लगाए थे। निर्मली वो होता है जिसका बीज एक बीज अगर एक घड़े पानी में डाल दे तो पानी शुद्ध होता है, वो पानी में वो भी वो झाड़ होते हैं। और इस बांध के ऊपर में सेंधी के झाड़ लगाए जाते हैं। सेंधी की जड़ें बड़ी मजबूत होती है, ऐसे पकड़ के सेंधी बांध के झाड़ लगाए जाते हैं। तो वो पूरा 1 महीने का कार्यक्रम होता था, त्योहार होता था। कौन से पेड़ वो? निर्मल के पेड़? निर्मली, निर्मली, निर्मली हिंदी में निर्मली बोलते हैं, तेलुगु में छिल्ली गिंजा बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं पता नहीं। बांधने के लिए? हाँ, बांधने के लिए सेंधी के झाड़, हाँ सेंधी के जो झाड़ होते हैं उसकी जड़ें बड़ा मजबूत रहती है मट्टी को पकड़ के। ये सब इसलिए जितने भी तालाब है, तालाबों के बांध के ऊपर में सेंधी के झाड़ नजर आते हैं, पुराने बांधों पर। वो उस तरह से वो तालाब, फिर वो तालाब का दिन कायम होता था, त्योहार कायम होता था उसका कि ये दिन और त्योहार इसका रहेगा, इस तालाब का। तो जितनी बस्ती के तालाब है, हर तालाब पर किसी न किसी महीने कोई ना कोई एक तालाब का कार्यक्रम होता ही है। फलाने तालाब पर ये मेला वो होता है। तो उसमें होता ये था कि उस तालाब में स्नान करना है, मगर स्नान करने के पहले तालाब की 5 पिंड मिट्टी निकाल के बाहर रखना है, उसके बाद स्नान करना है। अगर 1000 लोग अगर उसमें स्नान करें तो 5000 पिंड मिट्टी बाहर निकल जाती थी। बस था इतना श्रमदान। गणेश छोड़ने गए, जितने लोग गए, जितनी मिट्टी गणेश की छोड़े उससे 10 गुना ज़्यादा मिट्टी दे करके आ जाते थे घर लोग निकाल के। तो इस तरह के बहुत छोटे छोटे कार्यक्रम थे जो अपने पास श्रमदान के रूप में रखे गए। किसी को पता भी नहीं चलता था कि हम श्रमदान कर रहे हैं, है ना। वो एक तरह से देखा जाए तो श्रमदान ही है। वो पता नहीं है ना कि किस लिए लाते हैं, इसलिए लाते हैं। ये जो बताया कि हर एक परिवार का अपना अपना एक जीव है। हाँ।
किसी का कछुआ किसी का कुकुर, ऐसे ये किस हिसाब से है? जाति के हिसाब से है, कुल के किस ना जाति वाति के हिसाब से नहीं होता है सब। किस हिसाब से? ये तो हमारा जो एक सिद्धांत है वसुधैव कुटुंबकम, ये किस परिवार में क्या जीव है, ये कैसे तय होता है? वो अपने हिसाब से रख लेते हैं, कुछ नहीं है। अब भाई हमारा जो एक सिद्धांत था बहुत बड़ा, वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब क्या है? वसुधा यानी क्या? वसुधा यानी लोग तो नहीं है। वसुधा में तो झाड़ भी है, पहाड़ भी है, नदी भी है, नाले भी है, पशु भी है, पक्षी भी है, जंतु जीव भी है, जंतु भी है, ये सब है। तो इन सारी चीज़ों के साथ एक पारिवारिक रिश्ता पैदा करना, उसको वसुधैव कुटुंबकम कहा गया है। बोलने से नहीं चलेगा, तुमको ये सारी चीज़ों के साथ एक रिश्ता पैदा करना पड़ेगा। तो एक ही आदमी तो सबके साथ नहीं करेगा, बहुत लोग हैं। तो वो लोग झाड़ों को बांट लेते थे कि हमारा घर का झाड़ ये है, पशु पक्षियों को बांट लिए कि हमारा तो ये है। अब इनकी बहन के वहाँ गए थे हम लोग, वहाँ उनके घर का जो था पक्षी वो चील थी। चील को जब तक दर्शन नहीं करेंगे, जब तक शादी का कार्यक्रम चालू नहीं होता। हाँ, अब वो चीलें है कहाँ? अब विमान निकलने के बाद तो गीद और चील मार दिए, कहीं दिखाई नहीं देते हैं। अब वो ये बहुत ऊंचे उड़ने वाले थे ये पक्षी, विमान के बाद इनको मार दिए, पता भी नहीं चला किसी को कि इनको मार दिया गया है। हाँ? तो अब चील कहाँ दिखे? आसमान में देख, पहले दिख जाती थी, बहुत दिखती थी, बहुत ऊंची उड़ती थी चीलें। हाँ, फिर बाद में कहीं से ढूंढ वान करके बांस की बनी हुई एक चील लाए, उसकी पूजा वाजा करके चल दिए। हाँ, अब उस तरह से इसलिए क्या है, हमको बहता हुआ पानी पानी नहीं है। 4 पैर का जानवर हमारे लिए पशु नहीं होता है। तो ये जो सारी चीज़ है, इसके साथ हमारा रिश्ता चलता है। ये बंटवारा हुआ है, लोगों ने आपस में कर लिया या कोई लोग आपस में बैठ करके, इसका बंटवारा ये एक ही साल में या 2 साल में बंटवारा हुआ ऐसा तो नहीं है। ये सिद्धांत जब बना होगा तो धीरे धीरे लोग इसको अपनाएंगे। काहे के लिए? झाड़ को अपना रिश्तेदार मानो बोलते बैठे, गाय को माँ मानो बोल रहे, बहते पानी को माँ मानो। कौन मानने वाला है? आज के समाज को बोलेंगे तो मानेगा? हाँ, ये बहुत मुश्किल से मानता है समाज, बहुत नहीं, इतनी आसानी से तो नहीं होता ना ये। कहीं ना कहीं तो काम से जुड़ा हुआ होगा। वही ये सब धीरे 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 धीरे। हाँ, ठीक है, हमारे घर का ये। अब जैसे आदिवासी लोग हैं, यहाँ के गोंड लोग हैं, गोंड लोग गूलर के झाड़ को अपनी माँ जैसा मान। इनका मानना है कि इनका जो मूल पुरुष था कोल भिल, वो तो गूलर का दूध पी करके पला है, वो तो गूलर का दूध पी करके पला है। या हर झाड़ के साथ इस तरह से। और इसलिए हम लोग तुलसी के पौधे की शादी करते हैं ऐसा नहीं है, हम लोग तो पीपल के झाड़ की भी शादी करते हैं। आम के झाड़ की शादी होती है हमारे पास में। आम का जब पहला फल आता है, जब तक तो उसकी शादी नहीं करेंगे फल नहीं खाया जाता है। आम के झाड़ की भी शादी करते हैं। पीपल के वृक्ष का यज्ञोपवीत होता है। नीम के झाड़ की शादी होती है। कुएं की शादी करते हैं हमारे लोग। ये सब कुछ करते हैं। ये भले ही लोगों को मूर्खता नजर आए, अंधविश्वास नजर आए, मगर हमारे पास तो ये सिद्धांत था कि हम ये सारी चीज़ों के साथ रिश्ता रखना है, वो भी पारिवारिक रिश्ता, परिवार जैसा रिश्ता रखना है। ये नहीं कि तुम एक रिश्ता रखे हैं, ऐसा नहीं, पारिवारिक रिश्ता। ये तो हमारे परिवार का अंग है। ये अभी ऐसे है कि अब जिनके घरों की ये पशु पक्षी ये राशन है, वो और कुछ तो खा लेंगे मगर इस पक्षी का मांस कभी नहीं खाएंगे। अब जैसे यहाँ पर कैसा है, मुर्गी जो दारू बेचने वाला जो समाज है, कदाल जो है, मुर्गी उसके घर की बेटी होती है।
वो समाज उसको मुर्गी को अपनी बेटी मानते, बेटी को काट के थोड़ी खाएगा, वो नहीं। जैसे भेड़ बकरी पालने वाला समाज है, वो समाज भेड़ को अपना मामा मानता है, मामा का रिश्ता चलता है उसका, वो थोड़ी अपने मामा को काट के खा जाएगा। तो इस तरह से हर सारी जीव के साथ हर जाति का कोई ना कोई एक रिश्ता है। ये हमारे लोग तय किए, ये रिश्ता। मुर्गी हमारे घर की बेटी, हम कुछ भी हो जाए मुर्गी को मार के नहीं। भाई हमारा धंधा है भेड़ पालने का, चाहे तो मार मार के खा सकते हैं ना, उसके साथ एक रिश्ता, ये हमारा मामा है। ये इसलिए धनगर लोग भेड़ को अपना मामा मानते। इस तरह से जितने भी ये लोग हैं सब किसी न किसी जीव को किसी न किसी रिश्ते के रूप में मानते हैं। तो ये जो व्यवस्था जो बनाई गई थी उसी को हम वसुधैव कुटुंबकम बोले। वसुधैव कुटुंबकम एक अपने आप में एक बहुत बड़ा सिद्धांत रहा है कि सारी वसुधा के साथ एक रिश्ते का संबंध पैदा करना है। हम तुम नदी को बहता हुआ पानी नहीं मान सकते हो, इसलिए सीधे से गंगा करके कोई नहीं बोलेगा, वो गंगा बनेगा, कहीं ना कहीं उसको माँ मानता, क्योंकि वो रिश्ते बनाए, उसको ही हम लोग वसुधैव कुटुंबकम का नाम दिए। वो हमारे लोगों का सिद्धांत रहा है। तो उसके तहत ये सारे पशु पक्षी जलचर फलचर बांट लिए थे लोग अपने अपने परिवार का। किसी के घर का सांप होता है, किसी के घर का कुछ होता है, बाद में उसको देवता के रूप में भी मान लिए वो लोग। ये रहा गुरु जी। तब लोग बहुत धार्मिक होते थे, तो हर चीज़ को धर्म के साथ जोड़ दिया। जैसे आप बोल रहे हैं श्रमदान को भी धर्म के साथ जोड़ दिया। हाँ। अब आजकल लोग ज़्यादा धार्मिक नहीं होते, तो जो चीज़ लोगों को समझ आती है आजकल के ज़माने में उस चीज़ के साथ जोड़ ना। बात ये आ रही है कि उस समय भी भाई देखो, मैं एक बात बताऊँ, कुम्हार लोग मुर्गी का मांस नहीं, और कुशवाहा एक जाति है, बारोलू एक जाति है जिसका काम है सब्जियां पैदा करना। आरेलू सब्जियां पैदा करना। हाँ हाँ, यहाँ आरेलू बोलते हैं। आरेलू शायद वो जानकारी देना पड़ेगा कि आरेलू और कुशवाहा एक है या नहीं, क्योंकि उत्तर हिंदुस्तान में कुशवाहा माने जाते हैं। यहाँ आरेलू सब्जी पैदा करते थे। वो लोग नहीं खाते थे मुर्गी का मांस। क्यों नहीं खाते थे? क्योंकि उस समय मांस खाना है तो घर में पालना, बाजार में बिकता नहीं था। अब कुम्हार घर में मुर्गियाँ पाल रही है, ये मटके उतार के रखे मुर्गी कुछ तो करके बैठे हैं, या ठोक करके मटका रखेंगे तो चोट मार के लेके उसमें, है ना। अरे इसके काय का नुकसान भोगना, इससे अच्छा है खाओ मत। अब ये बेचारा तरह तरह के बीज डाल के रखता था घरों में। मुर्गी है तो सबको तो खुले के खाती थी। इसके ऐसे पालो मत खाओ मत। काय के लिए पालना, काय के लिए खाना है, इसको नहीं खाए तो ही खत्म हो जाता है। तो ये बहुत सारी जातियाँ ऐसा भी मांस खाना चाहिए, वो भांति भांति। तो मतलब दिक्कत ये है कि अब लोग खरीद कर खाते हैं, जो कि पहले नहीं होता था ना। पहले नहीं, खरीद के नहीं खाते। तो मतलब वो चीज़ गलत है क्या? अगर जैसे जड़ मुसीबत की जड़ देखी जाए तो वो क्या है कि अब हर कोई अपने लिए खुद नहीं, जैसे आप सुबह भी बोल रहे थे कि हर कोई अपने लिए ऐसा नहीं कि फल खाना है तो फल का पेड़ लगा ले, फल खाना तो बाजार से जाके। अब तो संभव ही नहीं है। अभी सारे सुअरों को मार देंगे, आएगा बाहर से सुअरों का मांस के बाद में खाने के लिए क्या हो के। अब तो ये बीमारियों के नाम पे मार डालेंगे सुअरों को। यहाँ के सुअर तो मर जाएंगे अब थोड़े समय में, अभी बहुत मार दिए। फिर आएगा कहीं और से क्या होकर के आएगा, खाओ।
नहीं, इसको क्या कहा जाएगा ये अलग बात है। विज्ञान की आड़ में बदमाशी है, ये क्या है, ये है अलग चीज़ है। तुम अपना कुछ मत करो, और पे आधारित हो जाओ। बाहर बैठो। हाँ, बाहर बैठो। इसलिए आपने ये वसुधैव कुटुंबकम की जो बात रही है हर्ष, ये बहुत बड़ी बात रही है। मैं तो तब इसको सिर्फ आदमियों के संदर्भ में मानता था। हाँ और ना, एक आदमी से, हाँ ना, आदमी ही नहीं खाली, वसुधा में आदमी थोड़ी जीता है। हाँ ऐसा मैं मानता था कि भांति भांति के आदमी इकट्ठा हो गए और वसुधैव कुटुंबकम करके बोल रहे, पुकार रहे हैं, वो नहीं। हाँ, अभी हो गए थे एक 25-50 हज़ार लोग इकट्ठा हो जाए, ये तो वसुधैव कुटुंबकम है। क्या वसुधैव कुटुंबकम है वो, समूह इकट्ठा करके खड़े बैठे हो। जी फोटो ले लेना। हाँ, ले ले फोटो लेते हो। हाँ, ऐसा ना, तो वसुधैव कुटुंब तो अलग चीज़ है। इसमें तो ये सारे पशु पक्षी पेड़ पौधे सब कुछ आ जाते हैं, उनके साथ रिश्ता बना देना, वो चीज़। उसको वसुधैव कुटुंबकम कहा गया है हर्ष। थोड़ा यहाँ फिर हैं? मेरे लिए दिक्कत हो गई। हाँ, जीवन विद्या ये कहती है हाँ, कि जितनी भी गड़बड़ हुई है हम्म, वो मनुष्य और मनुष्य का संबंध खराब होने की वजह से गड़बड़ हुई, चाहे वो हाँ। प्रकृति में गड़बड़ भी क्यों ना हो। हम्म, तो अगर आदमी का आदमी संबंध ठीक हो जाए तो प्रकृति तो अपने आप ही समृद्ध हो जाएगी। हम्म, आप यहाँ कह रहे हैं कि उतना तो है, लेकिन उसके साथ में अगर प्रकृति के साथ भी रिश्ता होगा हाँ। तभी वो समृद्ध होगी। नहीं, हमारे लोग तो वसुधा को एक परिवार की तरह करने की कोशिश होती है, बहुत बड़ी चीज़। इसलिए तो ये पक्का तय था कि किस चीज़ को कब तोड़ा जाएगा, कब इस्तेमाल किया जाएगा, कब करना है, कब नहीं करना है, ये सब तय था पूरा तय था पूरा। हाँ, हो रहा मर्जी। गुरुजी, आप अपने बारे में थोड़ा कुछ और बताओ ना। हाँ? प्रॉब्ली आपने कहा होगा, बताया होगा, बट आप यहाँ तक मतलब इतने सालों का सफ़र थोड़े सारांश में जैसे। हाँ, सब कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा। 10वीं तक यहाँ पढ़ाई पढ़ा, उसके बाद फिर हैदराबाद चला गया फाइन आर्ट्स कॉलेज में। वहाँ हैदराबाद 4-5 साल कर आके उसके बाद फिर बड़ौदा चला गया 2 साल। बड़ौदा जा कर के फिर वहाँ भी रहा, तो बड़ौदा में बड़ी कोशिश थी लोगों की कि वहीं रखा जाए, बहुत कोशिश, तुमको गुजरात से नहीं जाने देंगे, सारी व्यवस्थाओं की बात की है वो लोग, वो कर भी लेते थे वो। तो मैं वहाँ से भाग के आ गया, मैं भाग के आ गया।
तो उस समय तो बड़ा ये था कि तुमको पेरिस जाके पढ़ना है, वहाँ जाओ, यहाँ साइन करो। मैं कभी नहीं करूँ मैं कभी नहीं जाता बाहर। कहाँ जाना था पढ़ने? पेरिस में। हाँ, तो वो 2 साल का तो दे रहे थे, वो लोग व्यवस्था कर रहे थे। मैं नहीं जाता वहाँ पे भाई, यहाँ बूढ़े बूढ़े लोग थे उस समय। मैं वहाँ जाऊँगा, लटक जाऊँगा वहाँ, या बूढ़े सब मर जाएंगे, तो फिर उतना पैसा रख के करेंगे भी क्या, है ना। ये जानकारियाँ तो नहीं आएगी पैसे से तो उसके लिए फिर मैं वापस भाग के आ गया यहाँ पर। यहाँ उस समय बहुत बूढ़े बूढ़े लोग जिंदा थे। मेरे को था कि उनकी जानकारियों को ही कर लिया जाए, जैसे लोग हैं। तो फिर मैं आ करके उस हिसाब से यहाँ पर लगा दी, तो देखा जाए, समझा जाए क्या है क्या नहीं है। पहले तो बात ये रही है कि काफ़ी समय तक जानकारियाँ लेते रहे, मगर दृष्टिकोण जैसा आजकल के लोगों का रहा है, यही रहा, ये तो बेकार है, सब छुआछूत है, वो है, ये है, इसमें अच्छा क्या है, सब कुछ लूट के लिए बना हुआ है। यही था दृष्टिकोण उस समय में। सिर्फ एक कला के हिसाब में देख लेते थे, टेक्निक के हिसाब में देखते थे, ये तो बढ़िया टेक्निक है, ये बढ़िया कला है, तो यूँ तो क्यों तो करके, तो उस हिसाब से, हाँ, इंसानियत के हिसाब से, हाँ, ये सब रहा है। तो कई बार बवाल भी मचाते थे कि ये सब बेकार रिवाज है, बेकार धंधे, ख़त्म कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए करके। हम जिनसे काम सीखे एल्लप्पा करके बुजुर्ग आदमी, वो बुजुर्ग आदमी से बहुत काम सीखे हम लोग। तो वो जिस दिन गुजर गए, उस दिन उनके शव संस्कार में देरी, शव उठाने में काफ़ी देरी। तो सामने ही कुछ मुसलमानों का घर था, वो लड़का परिचित था, वो मेरे को बुला लिया, गुरुजी आ जाओ चाय पियेंगे ना, अभी तो बहुत टाइम है उठाने को। तो मैं वहाँ जाके बैठ गया। तो चाय पीने के पहले वो प्रश्न पूछना चालू किया कि गुरुजी ये बताओ कि ताता के बेटे के बाल क्यों निकाल दिए, क्यों मुंडन किए, क्यों ये बार बार बांस की सीढ़ी बनाते हैं तुम लोग मुर्गा धोने के लिए, वो हंडी क्यों पकड़ी गई है, सामने मटका क्यों पकड़े, क्यों ये भांति भांति के शाल ऊपर डाल रहे हैं, ये सब कुछ नहीं लगा, ये सब क्या है, क्यों। तो मैंने बोला देखो बच्चा, आज तक तो मैं ये सब बेकार है, इसको ख़त्म करना चाहिए करके बोल रहा था, मगर अब तुम पूछ रहे हो तो बताना, कहीं कहीं मेरी बात तो ही जाती है। तो थोड़ी देर में मैंने उसको देखा कि ये सब है क्या, ये सारी चीज़ है क्या, हम तो सब बेकार बोल रहे हैं रूट वाट के लिए, या अंधविश्वास ही बोल रहे हैं, ये है क्या। तो मैं उसको थोड़ी देर में बताया कि देखो बच्चा, कि इस्लाम में रास्ते में जो मिलता है वो कंधा देता है, मर जाए, शव जा रहा है तो रास्ते में जो मिलेगा वो कंधा देगा, है ना। ये तो एक सैनिक व्यवस्था, ये तो एक सैनिक व्यवस्था, एक सामाजिक व्यवस्था नहीं है। नहीं मिला तो मिला है वो तो देगा ही कंधा मगर ये जो चीज़ है ये तो पूरी एक सामाजिक व्यवस्था। मेरे को उस समय समझ में आया कि मैं उसको बताया कि देखो इसके शव संस्कार में पूरा गांव तो हाजिर नहीं है, मगर हर जाति का एक प्रतिनिधि यहाँ पर खड़ा है। कुम्हार मटका लेके आया है, बांस का काम करने वाला बांस लेके आया है, कुम्हार मटका लाया है, हजाम मुंडन करने आ गया है, जुलाहा कपड़ा लाया है, हरिजन धपड़ा और रस्सी लाया है बांधने के लिए, और सुनार पंचरत्न लेकर के आया है, और दर्जी कपड़े के सिए हुए फूल लेकर के आया है। हर जाति का एक प्रतिनिधि अपना सहयोग लेके यहाँ खड़ा है, और ये सब मिलके उसका अंतिम संस्कार किया। ये उस दिन पहली बार मेरे को दिखाई दिया, है ना। तो मैं उसको बोला है कि देखो ये सामाजिक पद्धति है, इसमें समाज का हर जाति का हर प्रतिनिधि खड़ा है यहाँ पर, और ये सब मिलके इसका सामाजिक रूप से इसका अंतिम संस्कार करेंगे।
तो उस दिन के बाद से फिर मेरा दृष्टिकोण बदला कि वो अभी तक तो हम लोग समाज की बुराइयां ही देख रहे थे कि समाज में कोई अच्छाई है या नहीं है, अच्छाई तो देखी जाए कम से कम कुछ नहीं। तो उसके बाद फिर उस दृष्टिकोण से सब देखा हुआ तो पहले बहुत था, मगर फिर उस दृष्टिकोण से ये सब कुछ देखने लगा कि क्या सामाजिकता है इसमें, क्यों हर कार्यक्रम में क्यों ये सारी चीज़ें खड़ी की गई है। परमेश्वर कर लेना कलम, क्यों ये था। तो उस दिन पहली बार मेरे को दिखाई दिया वो ये तो इतनी बड़ी सामाजिकता है, ये एक आदमी मर जा रहा है तो हर जाति का एक प्रतिनिधि अपना सहयोग लेकर के यहाँ खड़ा है ना। ये मामूली बात नहीं होती है ना। तो अन्यथा काम क्या है, क्या बिना हंडी के बिना मटके के मुर्दे को गाड़ा या जलाया नहीं जा सकता है क्या? बाहर निकाले बिना मुर्दे को गाड़ा या जलाया नहीं जा सकता है क्या? हो सकता है ये सब। क्यों बांस की सीढ़ी बनाना है बार बार? लोहे का भी एक बना के रख सकते हैं लोग, नहीं वो तो फिर सामाजिक है नहीं, वो तो समूह वाली बात है। समाज को सामाजिक ढंग से जीना है या समूह के रूप में जीना है। एक सिनेमा हॉल में 3000 लोग 3 घंटे एक छत के नीचे रहते हैं, बैठते हैं, क्या उसको समाज कहा जाएगा? क्या एक साथ है बैठे हुए, वो तो समाज नहीं कहा जाता, वो तो समूह कहा जाता है। चाहे तो आदमी बस्ती में ऐसे जी सकता है समूह के रूप में। आज हम लोग समूह के रूप में जी रहे हैं ना, धीरे धीरे समूह की आदत पड़ रही है हमको। तो समूह के रूप में भी आदमी जी सकता है एक साथ इकट्ठा होके, मगर वो समूह है, समाज तो नहीं माना जाएगा। अगर सामाजिक ढंग से जीना है तो उसकी कुछ पद्धतियाँ होती है ना, जिसमें हर एक के बारे में सोचना पड़ेगा, हर एक के बारे में सोचना पड़ेगा, तो ही वो समाज कहलाएगा। नहीं किसी के बारे में सोच के खुद भी जी सकता है हर आदमी, वो तो एक समूह होगा। ठीक है, कुछ सुरक्षा के हिसाब से समूह में घुसा हुआ है, उतना ही। तो वो सामाजिक रूप से अगर जीना है तो फिर कैसे? ग्राम किसको कहा जाता है? ग्राम ऐसे वो लोग जो हर एक के आहार की सुरक्षा और गौरव की व्यवस्था करते हैं, ऐसे मानस के लोग जहाँ इकट्ठा होके जीते हैं वो ग्राम कहलाता है ना। वहाँ ऐसे मानस के लोग इकट्ठा होकर के बैठे हैं कि जो हर एक के आहार की सुरक्षा और गौरव की व्यवस्था कर रहे हैं, ये मानस के लोग जहाँ इकट्ठा होकर के जिएंगे वो ग्राम कहलाता है। सीधे से ये तो आज भी कर सकते हैं ना, कम से कम ऐसा मानस तो बने, पहले ऐसा मानस तो बने। ठीक है भाई, हर एक के आहार की सुरक्षा और गौरव की व्यवस्था, ये तो एक बहुत बड़ी बात है, ये तो होना ही है। मगर व्यवस्था जो बने, लोग जो जिए वो फिर कैसे जिए? ये जो मानस तैयार करने वाली बात है, हाँ, ये शिक्षा का काम है, ये समाज का काम है? नहीं, आज तो शिक्षा ही तैयार कर रही है मानस, तो हमेशा शिक्षा का ही काम रहा है या समाज का भी रहा है। तो बात ये आती है कि ऐसा मानस, मगर ऐसे एक जगह इकट्ठा होके, ठीक है हर एक के आहार की सुरक्षा गौरव की व्यवस्था तो हो जाएगी, मगर कैसा जीवन जीना है, कैसा जीवन जीना होगा, कैसी अर्थव्यवस्था बनाना पड़ेगा, ये सारी चीज़ों के लिए वो एक अलग हो जाता है ना। तो उसके पहले ये बैठ करके ये भी तय होता हुआ है कि कैसा हो। तो हमारे पास एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, कि वह भी पूर्ण है और यह भी पूर्ण है। पूर्ण में अगर पूर्ण मिलता है तो भी पूर्ण है, पूर्ण से अगर पूर्ण निकल जाए तो भी पूर्ण है।
हर हालत में परिपूर्ण रहना ना, ये कभी भी संभव नहीं है कि सभी कुछ सभी के पास में हो जाएगा, असंभव। मगर एक ऐसी पद्धति कि किसी के पास कुछ है तो ज़्यादा ना लगे, नहीं है तो उसकी कमी को महसूस ना किया जाए, मानसिक रूप से परेशान न हो। क्या ऐसी ज़िंदगी हम नहीं जी सकते हैं क्या? है ना। जैसे ये प्रकृति है, ठीक है, आज इसमें फूल पत्ता है, फूल है, हम कभी भी ये कल्पना नहीं कर सकते कि इस वृक्ष में ऐसा फूल होता तो सुंदर होता, नहीं करते। जो भी फूल वहाँ खिलेगा वो सुंदर लगेगा, नहीं है तो हम तो कल्पना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो अपने आप में परिपूर्ण है। हाँ, अरे उस पर पक्षी बैठ जाता है आकर के तो सुंदर है, मगर हम तो कोई कल्पना नहीं कर पाएंगे कि इस डाल पे ऐसा पक्षी बैठता तो सुंदर होता, वो तो हम नहीं कर पाएंगे ऐसी कल्पना। पक्षी बैठा है तो सुंदर हो गया, वो है सुंदर अपने आप में, ये बैठा है और सुंदर है। पक्षी उड़ गया तो भी इसकी सुंदरता तो गई नहीं है, ये अपने आप में सुंदर है, और पक्षी जहाँ बैठा है वो अपने आप में सुंदर है। क्या हम इस तरह का जीवन नहीं जी सकते हैं क्या? है ना, इतना परिपूर्ण है कि मिल जाते हैं तो भी पूर्ण है, निकल जाते हैं तो भी पूर्ण है, अपने आप में वो पूर्ण होना है। तो इस तरह की जीवन शैली अगर जीना है तो कैसे जी सकते हैं फिर? उसका सब कुछ कैसे होगा? तो हमारे पास में तो सोचा गया कि आहार कैसे होना चाहिए, वेशभूषा कैसी हो, घर कैसा हो, मकान, ये सारी चीज़ें सोची कि जो इस सिद्धांत को पूरा करे कि ऐसा हो कि कुछ है तो ज़्यादा न लगे, नहीं है तो कमी ना हो। उसके तहत हमको सिया हुआ कपड़ा निषेध हो गया था। सिया हुआ कपड़ा आने के बाद बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। तो सिया हुआ कपड़ा नहीं था, अलग चीज थी, तो सिया हुआ कपड़ा निषेध, ये सब कुछ उसके तहत हुआ है। उसकी अपनी डिजाइनिंग बनी इस चीज़ की तरह जीने वाली, इस तरह ये जिसमें इस तरह का जीवन जी सके, वो डिजाइन तैयार किया गया। घर का डिजाइन कैसा हो कि जिसमें कुछ है भी तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, चलना है। आहार कैसा हो, भोजन कैसा हो, सभी कुछ हर घर में रहना जरूरी नहीं है, कुछ चीज़ नहीं भी हो सकती है, तो फिर कैसे चलेगा? तो वो परिपक्वता कैसी लाई जाए? तो ये सारी चीज़ें से एक काम चला हुआ, वो हुआ भी, वो किए। हमको 7 दिन 7 तरह का आहार होता था पहले। एक दिन पीला अनाज, एक दिन सफ़ेद अनाज, एक दिन बिना नमक का खाना, एक दिन बिना तेल का खाना, एक दिन बिना चाकू इस्तेमाल किए खाना पकना है, एक दिन रात का पकाया हुआ सुबह खाना है ना? ये होता था ना अमर जी। एक दिन बिना तेल का खाना। यहाँ लोग गुरुवार को तेल लेश मात्र भी इस्तेमाल नहीं करते अभी भी। हाँ, अभी बहुत सारे घरों में होता है बिना तेल का। और एक दिन बिना नमक का खाना। वो औरतें जाती थी कि बिना नमक के भी कितने स्वादिष्ट पदार्थ बना सकते हैं। अभी भी कई लोग करते हैं श्रावण में पूरा। हाँ, ये सब करते हैं ना, ये सारी। कमाई में भी एक दिन होता है जब जिस दिन ठंडा खाते हैं। हाँ, ठंडा खाते हैं वही। तो क्यों होता है वो मुझे पता है। हाँ, एक दिन रात का पकाया और सुबह खाना है, क्योंकि हर तरह की आदत हमको रहना है। ये नहीं कि ताज़ा ही खाना है, कोई ज़रूरी नहीं कि रोज़ ताज़ा मिलेगा। गुजरात में तो 8 दिन का खाना खाते हैं लोग। जन्माष्टमी के टाइम तो 8 दिन तक चूल्हा नहीं जलता था सौराष्ट्र के इलाके में। 8 दिन के लिए खाना पका के रख डालते थे वो लोग। कितना, कौन सा खाना कितने दिन तक रह सकता है? तो वो जो सारी चीज़ें थी वो आदमी को परिपक्व बनाती थी, परिपक्व बनाती। वो मजबूरी वाली जिंदगी जीने के लिए मजबूर नहीं करती थी, वो तो परिपक्व करती थी। ठीक है, चाकू नहीं है तो इसकी ऐसी कैसी, क्या बिना चाकू के हम सब्जी नहीं बना? ऐसी वो सब्जियां जो तोड़ के बनाई जाती है ना, वो
कि चाकू ही हो तो खाना पकेगा, या तेल ही हो तो खाना पकेगा। बिना तेल के भी बहुत स्वादिष्ट पदार्थ बनते हैं, बिना नमक के बहुत स्वादिष्ट पदार्थ बनते हैं। तो ये पद्धति ऐसी बना दी गई थी कि जिसमें हर आदमी अपने आप में बहुत परिपक्व हो जाता था। जानते थे कि कितनी चीज़ें बना चलो, वहाँ उसको मजबूरी नहीं मानी उसका। वो तो बात ये थी कि तेते पाँव पसारी रीति लांबी सौ, और जो बात है वो ये है, वो मजबूरी वाली बात नहीं, वो सामर्थ्य वाली बात है कि जो हमारे पास है उससे हम सब कुछ कर देना, उससे हर जरूरत को पूरा कर लेना, ये सामर्थ्य की बात है ना। ये मजबूरी वाली बात नहीं है, सामर्थ्य वाली बात है। ये करना तो खाने में भी वो रखा गया कि है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, भाई चलेगा। तो वो तो करते थे लोग उस तरह से। मैं हफ्ते के 7 दिन तो 7 तरह का, हर महीने के अलग ढंग के खाने होते थे, ऋतुओं के अलग ढंग के खाने होते थे, क्योंकि किस ऋतु में कौन से अनाज को खाना है। अनाज खाने की तिथियाँ बनाई गई थी कि उस इलाके का हर बीज आदमी के अंदर जाना है, हर बीज। ये सारी चीज़ें जाति के हिसाब से नहीं बंटवारे थे, हर जाति वाले को था ऐसा। क्योंकि ये जो इस इलाके का बीज है उसकी तिथियाँ कायम थी कि कब कौन से बीज को खाया जाना है, कब किसको खाया। क्योंकि मोहे का फूल एक दिन जरूरी था सबको खाना, उसकी तिथियाँ बनी, ये दिन तो ये खाना ही है सब लोग। हिंग एक दिन सब लोग खाना है, मृगशिरा नक्षत्र वाले दिन हर एक को हिंग खाना ही है, खाते हैं उस दिन हिंग। इस तरह से तो जितना उस इलाके में जो भी बीज पैदा होता है वो बीज आदमी के शरीर में जाना है जरूरी। ये नहीं कि एक ही तरह का बीज खा करके जियो। आज हम लोग बहुत कम बीज खाते हैं ना। क्या खाते हैं शहर में? गेहूं या चावल। दाल के नाम पे कितनी दालें खा लेता है। सब्जी के नाम पर 3-4 सब्जियां हिसाब से चलते रहती हैं। मांस के नाम पर 2 मांस या 3 मांस, या बकरी का, मछली का या मुर्गी का, या कुछ खाने वाले बैल बाल खा जाते है ना। ये 2-3 मांस थे, वो भी पता नहीं अजीब किस्म के जीव है वो, उनको खाया जाता है। बहुत कम खाने लगा है। पहले का समाज बहुत तरह के मांस खाता था, बहुत तरह के बीज खाता था, हर तरह का बीज वो खाता था। आज सुबह वो बैठे बैठे कितने ही बीज गिना दिया है ना। किस समय क्या खाते थे, किस समय क्या खाते। ये जमीन की, जल की और जंगल की, ये 3 फसलें जो हमारे पास थी। जल की फसल जो तालाबों में जो होता था, कमलाक्ष है या सिंघाड़ा है या दूसरा करके चावल होते थे, वो सब तालाबों में होने वाली चीजें थी। तालाबों की फसलें थी, जंगल की अपनी फसलें थी, जमीन की अपनी थी। ये सारी फसलों को कैसे इस्तेमाल करना है। लोग सिंघाड़ा सुखा करके रख लेते थे, आटा बना करके उसकी रोटी बना करके आज भी खाते हैं नवरात्रों में सिंघाड़े खाते हैं। वो रख लेते थे समय समय पे खाने की चीजें। उस बहाने वो शरीर में जाता था सब कुछ। जो ये सब कुछ छोड़ा, ले करके कंगाली की जिंदगी जी रहा है, बताएं कुछ खाता ही नहीं है। 2-4 मास के मास इसी में खुश है कि हम बहुत कुछ खा ले रहे हैं। तो वो पद्धतियाँ बनी हुई थी, ये पद्धति। तो ये चीज मिलता भी नहीं है अगर खाना चाहोगे। नहीं भाई, अगर खाना मांग होगी तो सब निकल आएगा है ना। तो इस तरह से मेरा जो देखने का जो दृष्टिकोण था वो हमारे यल्लप्पा ताता गुजरने के बाद। वो जिंदा रहे तो भी उनसे खूब सीखे, और मरने के बाद और खूब सीखा गए खूब सिखा गए वो मरने के बाद भी ना।
उसके पहले टेक्निके मखनिके सारी चीज़ें देखे, मगर वो दृष्टिकोण अलग था, कला वाला के हिसाब में, उसका इसके हिसाब में, बाकी उसको और किसी चीज़ के साथ में जोड़ते नहीं। वहाँ पर वो पहली बार देखने में आया कि कैसा सारा समाज इकट्ठा होकर के एक कार्य को करता है हिंदुस्तान में। तो ऐसे कितने कार्यक्रम हैं जिसमें समाज इकट्ठा होता है, ये फिर पूरा का पूरा दिखाई दिया, पूरा का पूरा दिखाई दिया। ये जो 49 संस्कार है हमारे, 49 संस्कार बहुत बड़ी चीज रही है। कोई भी संस्कार ऐसा नहीं था कि हमारे पास में ये थी पद्धति कि हर संस्कार में हर कारीगर की कम से कम एक, ज़्यादा से ज़्यादा 5 चीज़ें रखी जाए, ये पद्धति थी। और ऐसे 49 संस्कार है हमारे। वो एक हमारे सारे कारीगरों का एक जबरदस्त लोकल मार्केट था, पूरा एक लोकल मार्केट था पूरा, जिसमें वो कारीगर वर्ग बहुत मस्ती से जिया, क्योंकि पूरा ये लोकल मार्केट था, ये संस्कारों वाला लोकल मार्केट था। ये बिना जरूरत का मार्केट था, इसमें जरूरत की कोई चीज़ नहीं, उसके बिना भी इसकी जरूरत को बना करके वो लोग एक मार्केट बनाए। भाषा समझ में तो आ रही ना? हाँ जी, हाँ जी। हाँ? गुरु जी, तो ये आश्रम कब शुरू हुआ? ये आश्रम चालू हुआ 7 जून 1981 में, 1981 79 में चालू किए। ये येल्लप्पा ताता को लेके ही चालू करवाए थे, जैसे बुजुर्ग थे उनको लेके, तो बहुत धीरे धीरे तो इसमें रखा ही ये गया कि पहले तो अध्ययन किया जाए, पूरा देखा जाए, कम से कम एक 20 साल तो देखे कि क्या है, क्या था अपने पास में, क्या नहीं था। उसके बाद में सोचा जाए कुछ करने कराने की बात, वो भी फिर एक 20 किलोमीटर के अंदर ही, कि जहाँ तक साइकिल लेकर के दौड़ा जा सकता है। मेरा साधन तो रहा साइकिल, हाँ, उसके पहले साधन रहा बैलगाड़ी लोगों का, घोड़ा या बैलगाड़ी में, कि सुबह निकले और शाम में लौट के आ जाए। वही सीमा कायम थी ना, वही दुनिया पहले। तो उस हिसाब से मैं फिर देखा कि चलो भाई क्या था असल, पूरा क्या क्या हो जाता था, क्या कर लेते थे लोग, ये पूरा एक गहराई काफ़ी कर गया। जब हम लोग बाहर निकलते थे ना, तो कुछ देखने के लिए नहीं निकलते थे, कुछ भी देखने के लिए निकलना है बाहर। हाँ। जब बाहर निकलेंगे ना, तो कुछ देखने के लिए कभी नहीं निकलना है, कुछ भी देखने के लिए निकलना है तो बहुत कुछ दिखाई देगा। कुछ देखने के लिए निकलेंगे तो फिर वो नहीं दिखाई देगा तो निराश हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे ना। एकाएक के लिए दुखी होना है, इसलिए कुछ भी देखने के लिए निकलो ना तो बहुत कुछ दिखाई देगा। हर चीज़ कोई ना कोई काम की तो है ही है। हम लोग कुछ भी देखने के लिए निकल सकते, जो भी देखता है उसको देखते थे। ये है क्या चीज़ है? अरे ये लाइट की रोशनी मुंह पे आ रही है सीधा, ये वाली। मैं जरा ये सरकूं। गुरु जी, फिर आप इन पे एक किताब लिखेंगे क्या आप लिखेंगे? ना, मैंने लिखा भी। मैंने लिखा भी आज तक मैं तो नहीं लिखा। किताब लिखते ना अमर जी, जितने लोग सुने उतने लोग पढ़ते भी नहीं शायद, है ना? शायद उतने लोग पढ़ते भी नहीं होंगे, पढ़ के परेशान रहते होंगे। हाँ, ये जो बात पढ़ने से समझ में तो आने वाली नहीं है ना, बहुत संदेह पैदा हो जाता है।
मतलब कर रहे हैं हर क्षेत्र, जैसे काफ़ी लोग लिख तो रहे हैं, समझो कहीं ना कहीं तो हो रहा है। क्योंकि गुरुजी काफ़ी सारी चीज़ों का, जैसे आप भी गणपति का बताया कि मिट्टी वापस ले आने का अर्थ है एक्चुअली श्रमदान करना, तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं तो गायब हो गई ना, मतलब लोगों को पता नहीं चला। तो हम भी घर में काफ़ी सारी चीज़ें करते हैं, ठंडा खाते हैं, ये खाते वो खाते, पर हमें पता नहीं है कि हम ऐसा क्यों करते हैं। वो दादी भी बोलती हैं, नानी भी बोलती हैं, तो हम भी करते हैं। अभी भी चल सब कुछ रहा है, हाँ लेकिन धीरे धीरे वही, अब हम काफ़ी सारी चीज़ें जैसे आप बोल रहे थे, मैं भी ऐसे ही, ठीक है, या तो पापा मम्मी से पूछो कि ऐसा ऐसा क्यों करते हैं, वो भी बस कर रहे हैं, तो अब हमें लगता है कि नहीं ऐसे नहीं करेंगे, या तो बताओ कि क्यों कर रहे हैं। क्यों करना है ऐसा। तो ये जो था, ये जिस समय हमारे गांव, हमारी ये टेक्नोलॉजी जब पनपा है, ये लोग गांव में, हर गांव में कम से कम 18 तरह के कारीगर तो होना ही है, और हर कारीगर की 12-12 उपजातियाँ होती है इस तरह से। तो ये सब ऐसा कुल मिला करके 360 के आसपास पहुंच जाता है। तो बात ये आती है कि कोई भी काम कोई भी आदमी क्यों करना है, क्यों करना है? क्योंकि सबसे पहले उसकी ज़रूरत है आहार। अगर किसी को सुरक्षित आहार अगर नज़र आता है किसी काम में, तो वो कैसा भी काम वो करेगा, वो उसको छोटा या बड़ा नहीं मानता है। मगर दूसरा, उस काम को लेकर के वो समाज में गौरव चाहता है। ये दो चीज़ तो चाहिए। जब गांव में इतनी टेक्नोलॉजी को ला लिए, हर तरह का काम करने वाला ला के बैठा दिए गांव में कि हम दूसरे पर आधारित नहीं होना है, तो फिर इनकी ये दो व्यवस्था तो चाहिए ना इनको। तो कैसे करेंगे फिर? मिट्टी के काम की कितनी ज़रूरत है? बहुत कम। कपड़ा कितना चाहिए? कितना चाहिए कपड़ा आदमी को? एक कंबल में अगर छेदा कर ले बीचों बीच, गले में डाल ले और कमर में डोरी बांध ले, तो आधी जिंदगी जी सकता है। उससे ज़्यादा कपड़े की ज़रूरत क्या है इसको, है ना? तो मगर बात ही आ जाती है कि कहीं अगर इतना कम उत्पादन होगा, वो तो नहीं जिएगा, वो नहीं जिएगा तो भाग जाएगा। या तो बैठा के खिलाओ उसको, या फिर उसको काम दो, है ना? नहीं तो भाग जाएगा वो। तो अगर ये इसकी ज़रूरत तो है, बहुत कम ज़रूरत है, मगर इसकी ज़रूरत है, गाँव में होना है, तो इसकी आहार की सुरक्षा और गौरव की व्यवस्था तो करना पड़ेगा। उस हिसाब में हमारे पास में ज़रूरत का एक मार्केट था, बिना ज़रूरत का भी एक मार्केट बनाया गया, जो ये संस्कारों वाला मार्केट, 49 संस्कार, कि हर संस्कार में हर कारीगर की कम से कम एक, ज़्यादा से ज़्यादा 5 चीज़ इस्तेमाल की जाएगी। कई बार वो अपना सामान लेके इनके घर आएगा, कई बार ये लोग उनके घर जाकर के सामान लाएंगे। बच्चा पैदा होने पर हर कारीगर की औरत अपने घर की चीज़ लेके आती है, मगर इसके शादी के समय हर कारीगर के घर जाना है, कुम्हार के घर जाना है, उसके चाक वाक की पूजा करके कुछ मटके लाना है, बढ़ाई के घर जाना है, या हर एक के घर जा करके उसकी चीज़ों को, उसकी टेक्निक की पूजा करके उसकी चीज़ों को लाना। ये था। जब ये दुर्भाग्य से मर जाए, कोई मर जाए, तो फिर हर कारीगर अपनी अपनी चीज़ लेकर के इसके वहाँ खड़ा होता था, अपना अपना सहयोग लेकर के वो आ जाता था। उसके तीसरे दिन से जो कार्यक्रम चलते थे वो पूरा इनका मार्केट था, पूरा इनका मार्केट था। तो उस तरह से वो एक बड़ा जबरदस्त एक मार्केट बनाए। जो गांधी जी भी स्वराज की बात करते थे, हाँ, गांव स्वराज, ग्राम स्वराज, हाँ। अपनी लोकल मार्केट ही।
तो उस तरह से वो एक मार्केट बना। तो हम लोग बैठ करके पहले ये था, ये बराबर ये तय था कि एक घर से एक सुनार को जितना पैसा जाता है उतना ही पैसा अगर एक कुम्हार को जाना है तो कुम्हार की कितनी चीज़ों को इस्तेमाल करना पड़ेगा, और उतना ही पैसा एक बांस के काम करने वाले को जाना है तो उसकी कितनी चीज़ों को इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो तो समाज ये चौकड़ा तय किया था बैठ के कि सुनार की एक होगी तो इसकी 100 होगी। उसका रॉ मटेरियल है, उसका मेहनताना है, इसका रॉ मटेरियल है, इसका मेहनताना है, तो उस हिसाब से वो ये चीज़ों को तय किया। तो उसमें ये पक्का तय ये किया गया कि कुम्हार का और बांस का सामान 1 साल से ज़्यादा किसी घर में रखा नहीं जाएगा। 1 साल के बाद इसको फेंक देना है, होली के दिन पुराना घड़ा फोड़ना है। शव संस्कार में जितना सामान आएगा मिट्टी का वो सब पटक देना है, फोड़ देना है। शव संस्कार के बाद सभी कुछ मिट्टी का बर्तन निकाल के फेंक देना है घर से। इसी तरह से साल में 1 बार घर का बांस का सूप टोकरे वाकरे जो भी घर में होता बांस का वो गांव की सीमा पर फेंक दिया जाता। अभी भी इस इलाके में तुम लोगों को दिखाई दे जाएंगे ये सारी चीज़ें। बड़ा अच्छा झाड़ के ऊपर पेड़ के ऊपर लटका देते हैं सारी सूप टोकरे वाकरे सब, अच्छा एक डिजाइन में लटका डालते हैं। आओ एक दिन वो उसका एक दिन का कोई षष्ठी कायम है उसकी, कोई किसी षष्ठी के दिन ये काम होता है, वो लटका डालते हैं ले जा करके, फिर नया लो नया इस्तेमाल करो, ये सब। तो बहुत सारी चीज़ों को साल के बाद फेंक देना होता है। अभी जब गांव में भड़ाई होता तो उस समय घर की जरूरत का जो सामान हर साल बदलता था। बराबर उगादी के समय बेलन लेके आता, पोले के टाइम पर मथानी लेकर के आता छाछ बनाने की, या दाल घोटनी लाता, खिलौने थे, लट्ठू है, गिल्ली डंडा है, बैल है, बैलगाड़ी है, या 3 पहिए की गाड़ी होती है जो वो तो बच्चा पैदा होने पे आती थी। 3 पहिए की गाड़ी जरा जब खड़ा होने लगता तो उसके लिए वो गाड़ी वो लेके आता था भड़ाई, जिसका बहुत बड़ा मान किया जाता था। उसको पकड़ के बच्चा फटाक से चलना चालू करता था। तो बच्चा पैदा होने के कुछ समय के बाद में वो चीज़ आती थी घर पे। तो बच्चों की खिलौने हैं, ये बराबर मूसल है, ये हर साल नया लेके आते थे ये लोग, उसके समय थे कायम, वो ला करके घर में रख के चला जाता था। गुरु जी हम मार्केट शब्द को समझते हैं तो उसमें एक ही बात समझ में आती है कि कोई चीज़ देगा उसके बदले में उसे कुछ मिलेगा, पैसा या कुछ भी मिलेगा। हाँ। तो अब जब ये बड़े बेलन ला रहा है उगादी पे, हाँ। या वो लकड़ी की काठी ला रहा है बच्चा पैदा होने पे, हाँ। तो उसको तुरंत के तुरंत वापस कुछ मिलता था या वापस आने का कुछ अलग नियम नहीं, तिथि ये तय दो थी? थे। ये तो जो है ये जो घरों को आ रहा है ये सब कुछ है, इसका तो उसी समय मान करना है। तो बेलन आया उसका उस समय मान हो, उसी समय उसका मान है। और मान में बाकी मतलब कुछ दिया जाए धंधे के लिए जो दिया जा रहा है दे रहा है, जैसे बड़ाई खेती के लिए कुछ दे रहा है, उसका हिसाब था पूरा कि साल का तुम्हारा खेती के नागर फागर है वो ये सब दुरुस्त करना है बनाना है, उसका हिसाब कायम था पूरा कि ये हम ये सब करके देंगे, साल को तुम इतना धान्य हमको देना है, अच्छा। हम इतना देंगे। कुम्हार का ऐसे ही था कि जानवरों को पानी पिलाने का है, और खेत में खल्ले के समय मटका है, उस समय का मटका है, ये सब ला के दूंगा, उसके बदले ये होना है। उसकी कीमत कायम थी, उसका एक ये कायम था पूरा, जरूरत के सामान का कीमत कायम थी। मगर जो बिना जरूरत का जो सामान था उसके लिए इनको मान करना पड़ता है। नहीं तो जैसे 2 किसान हैं, एक के पास 2 नागर हैं, एक के पास 4 नागर हैं, नागर के हिसाब का उसको देना है। तो एक जगह वो 1 हल देगा, एक जगह वो 2 हल देगा, लेकिन खेत में जो पैदावार है वो दोनों खेत से अलग अलग लेगा ना। जितने उसने दिए भाई हैं। तुम्हारा अगर 1 नागर चल रहा है तो 1 नागर का जो कायम है, तुम्हारे 2 नागर चल रहे हैं तो 2 नागर का उसी हिसाब से लेगा। तो नागर के हिसाब से कायम है खेत की पैदावार। हाँ, नागर के हिसाब से कायम है वो। 4 औत की जमीन है, 4 नागर चल रहे हैं तो 4 हिसाब से, 4 के हिसाब से।
तो एक नागर का मान लो 100 अनाज या कुछ भी, तो 2 नागर के किसी खेत से वो 2 सौत लेगा। हाँ हाँ बोलेगा, वो तो कायम है इसका। चलो प्रार्थना की जाए, लगाओ रे। वो उस तरह का, वो उसके हिसाब का था ना, तो उसमें भी तुमको नई बैलगाड़ी बनाना है, उसका अलग हिसाब होता। तो जो गरीब होते थे वो इन सब का कैसे मान करते थे? जैसे घर पर कोई मरा, हाँ, अब अगर भाई, हमारे पास पैसा नहीं है या मतलब जो भी देना है मान के, वो गरीब हो या जो भी हो, वो तो सब करता ही, अभी भी सब करता ही है ना, वो सब करता ही है अभी भी, वो तो होता है। ये जरूरी नहीं है कि उस भाई जब ये गांव में सारी टेक्नोलॉजी थी, उस समय हर एक की परिस्थिति समझता था हर आदमी। वो तो सीधे से उस समय बोलता था, तू क्या दे रहा है मेरे को, बस तू जो दिया वो बहुत है, हमारे लिए। वो समय बात होती थी भाई। तो ये फिर वही आत्मीयता केंद्रित नैतिकता वाली बात है। हाँ भाई, हमारे पास में जो पुरोहित है, महावीर पंडित है, हमारे घर में पूरे कार्यक्रम वो करवाते रहे हैं। हमारे फूफा गुजर गए तो बुआ हमारे पास थी, तो ये बुआ बोले कि अरे महावीर, जो भी करना है मेरे को करना है, इस घर से कुछ नहीं। हाँ वो ठीक है, बुआ भी सब करवाई, वो किया भी सब जैसा तैसा, तो ये करवाई पूरा। तो जब आखिर दक्षिणा देने की बात आई, तो बड़ी मुश्किल से 111 या 116 कुछ उसके हाथ में पकड़ाई, ले महाराज दक्षिणा ले, जबकि 1100 रुपये देते हैं दक्षिणा, ये दी उसको, ले महाराज बस महावीर, बुआ जी इस घर से बहुत लिया है, बस है ये मेरे लिए, तुम्हारे से और क्या दे दूँगा, खत्म हो जाती है बात। वो तो जानते कि कौन करवा रहा है, उसकी परिस्थिति क्या है, वो तो जानते हैं ना। अब बुआ हमारी करवा रही है, उसको हमारे घर से कुछ नहीं लगाना है उनको, तो बुआ की परिस्थिति वो जानता है, वो भी ये सब कुछ कर रही है, बहुत बड़ी बात है ना। वो नहीं होने दी, हमारे घर से कुछ नहीं लगने दी बुआ हमारा, नहीं सब मेरे को करना है, मेरा तो अलग गोत्र है। तो जो 18 जातियाँ होती वो कौन कौन सी होती थी? उसमें तो पंच विश्वकर्मी, 5 हो, बढ़ाई, लोहार, सुनार, खसार, काशाय। खसार क्या होता है? खसार बर्तन बनाने वाला, कटेरा। हाँ, और 5वां क्या बोला? काशाय जो पत्थर का काम करने वाला, तो जो उखड़ी चक्की ये सब बनाने वाला। तो लकड़ी, लोहा, सुनार, बर्तन और पत्थर, पत्थर, ये सब। आ जाओ। हाँ।